देखो बेटा, अपने आप पूछा जाता है, कहता है कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश का कारण क्या है। हम सभी जानते हैं कोलाइडी कण आवेश के बेसिस पर दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित कोलाइडी विलयन और दूसरे ऋणावेशित। अच्छा, धनावेशित कोलाइडी विलयन कौन सा होता है? जिसके कणों पर धनावेश पाया जाए, और वह कोलाइडी विलयन जिसके कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है, तो उन कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। तो हम लोगों से ये पूछता है कि कोलाइडी कण पर जो आवेश होता है आखिर उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। ध्यान देते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं और समझने के बाद फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने किसी भी विधि से एक कोलाइडल पार्टिकल के रूप में पदार्थ को चेंज कर लिया है। मेरे पास पदार्थ था, बड़े कणों वाला था या छोटा कणों वाला था, कुछ भी था, लेकिन हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ लेते हैं, और इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ लेते हैं कि उन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य हो जाता है। फिर मैंने क्या देखा, ध्यान देने वाली बात है, पहले समझ लेते हैं उसको, फिर एकदम से लिख लेंगे उसको। क्या है कि मैंने जब देखा तो कणों का आकार, ये कण बना दिए बेटा मैंने, ये बहुत सारे कण एक दूसरे के पास हैं, और इन समस्त कणों का आकार है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। तो कोलाइडी विलयन बनाने के लिए सबसे पहले पदार्थ को कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ना जरूरी है। आज जब कोलाइडी कणों का आकार बनकर तैयार हो गया है, अब इसे सबसे पहले एक काम कर देना है कि इन पदार्थों का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए, इन पार्टिकल्स का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हमें इसे किसी विलायक में क्या करना होगा, घोलना पड़ेगा। फिर सबसे पहला काम, जैसे मैं क्या बोलता हूं, आप रेत का कोलाइडी विलयन बनाना चाहते हो, तो क्योंकि रेत के कणों का आकार जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से तो बड़ा होता है, या पत्थर के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि उन पदार्थ के कणों को पीसकर या तोड़कर महीन चूर्ण बनाकर इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लेंगे कि उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाए। तो मैंने ये पीस कर रख लिया, मैंने माना कि पत्थर के टुकड़ों को मैंने ऐसा पीसा है कि उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो गया है। अब क्योंकि पत्थर को कणों को पीस कर बनाया, ये तो कोलाइडल सॉल्यूशन है नहीं, ये तो पत्थर के कण है। इनको कोलाइडल सॉल्यूशन में कैसे बदलेंगे, जब हम इसे किसी विलायक में क्या करेंगे, घोलेंगे। तो बेटा क्या किया मैंने, मेरे पास एक विलायक था, मैंने उस विलायक को इसमें से क्या कर दिया, घोल दिया। अब ध्यान देने वाली बात है, इन कणों को जिन विलायक में घोलेंगे, विलायक ज्यादातर क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दोनों प्रकार का, कणों पर दोनों प्रकार का आवेश पाया जाता है। जैसे मैंने एक विद्युत अपघट्य पदार्थ में घोला है जिसका नाम है AB, तो इस विद्युत अपघट्य के पार्टिकल में जो A है इस पर धन आवेश पाया जाएगा, और जो B है वो ऋण आवेश। अर्थात विद्युत अपघट्य पदार्थ के कणों पर दोनों प्रकार का आवेश है। अगर किसी कण पर धन आवेश है तो किसी कण पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश। अब करता क्या है, उनमें से एक कोलाइडी कण की मैं बात बता रहा हूं, हालांकि ये घटना सारे के सारे कोलाइडी कण करने वाले हैं, लेकिन मैं एक घटना की बात बताऊंगा, केवल एक कण पर कौन सी घटना, और इसकी बात बताएंगे। सबसे पहला होता क्या है, जैसे ये कोलाइडी कण है, और इस कोलाइडी कण को कोलाइडी विलयन में बदलने के लिए आपने क्या किया है, उस पर विद्युत अपघट्य AB को क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो होता क्या है, उस दौरान जो भी आयन अधिक सांद्रता का होता है, अब कहोगे कौन सा आयन, हो सकता है A+ आयन की सांद्रता अधिक हो सकता है इसमें से B- आयन की सांद्रता अधिक हो, तो जिस भी आयन की सांद्रता अधिक होगी वो कोलाइडी कण की सरफेस पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। मैं ऐसा मान लेता हूं, सबसे पहले मान लेता हूं कि इस सॉल्यूशन में से A+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो अधिक है। क्योंकि बेटा A+ आयन की कंसंट्रेशन अधिक है, तो A+ आयन अगर कंसंट्रेशन में अधिक है तो ये क्या करेगा, इस कोलाइडल पार्टिकल के चारों ओर चिपक जाएगा, या ऐसा मान सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल के चारों ओर अपनी क्या एक बना लेगा, परत बना लेगा। ध्यान दे रहे वाली बात है। कुछ बच्चे इसको ऐसा भी कहते हैं कि कोलाइडी कण के चारों ओर जो आयन है वो अधिशोषित हो गया है, चिपक गया है। अब अधिशोषित होने के बाद जो परत बनती है उसको हम कहते हैं पहली परत। और ध्यान देने वाली बात है, पहली परत अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने बताया A कणों की सांद्रता ज्यादा थी, इसलिए सारे के सारे A कण कैसे आवेशित है, धनावेशित। तो कोलाइडी कण के चारों ओर धनावेशित कणों की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। अर्थात ये कह सकते हैं A ने कोलाइडी कण के चारों ओर अधिशोषित होकर अपनी एक प्लेट बना ली, अपनी एक परत बना डाली है।
और क्योंकि अपनी एक परत बना डाली है, अब हम क्या मानते हैं, अगर ए आयन कोलाइडी कण की सतह पर अवशोषित हो जाता है तो उस कोलाइडी कण के चारों ओर तो बनाकर उस कोलाइडी कण को कैसा आवेशित कर देता है, धनावेशित कर देता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात बेटा इस जगह पर है कि जब भी कभी कोलाइडी कण पर पहली परत चिपकती है, उस आयन की चिपकती है जिस आयन की सांद्रता विलयन में सबसे ज्यादा है। अगर विलयन में बी आयन की सांद्रता ज्यादा होती है तो कोलाइडी कण पर पहली परत जो चिपकती वो किसकी चिपकती, बी माइनस आयन की चिपकती। क्योंकि मैंने ऐसा मान रखा है कि ए आयन की सांद्रता ज्यादा है, इसलिए कोलाइडी कण पर सबसे पहली परत जो है वो ए प्लस चार्जित आयंस की चिपकी हुई है। ये परत को हम निश्चित परत कहते हैं, क्योंकि ये परत अब कोलाइडी कण से अलग होने वाली नहीं है। अच्छा, अगर ये परत कोलाइडी कण से अलग नहीं होगी तो हम उससे अगर कोई पूछेगा भी कोलाइडी कण पर कैसा आवेश आया है, हम बताएंगे धन आवेश आया है। और ये ऐसे कोलाइडी सॉल्यूशन को हम कहते हैं धनावेशित कोलाइडी विलयन। अब बात आएगी सर जी बी माइनस क्या करेगा, तो बेटा बी माइनस भी इसकी सतह पर चिपकेगा, लेकिन क्योंकि बी माइनस आयन की कंसंट्रेशन सांद्रता कम थी, बी माइनस आयन क्या करेगा, इस ए प्लस आयन के चारों ओर बाहर की ओर ये बी माइनस आयन अपनी सतह इस ये चिपक जाएगा जाके। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ये इस प्रकार से दूसरी परत बनती है जाके किसकी, बी माइनस आयन की। लेकिन दूसरी परत जो बी माइनस आयन की होती है ये सेकेंडरी लेयर है और ये निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है का मतलब एक और बात इसको समझ लेते हैं, जो सेकेंड लेयर चिपकती है दूसरे आयन की, ये टिकाऊ भी नहीं है। इसलिए गणना करते समय हम ये बता जरूर देते हैं कि इस पर आयन की परत चिपकी हुई है बाहर, लेकिन बेटा वास्तविकता तौर पर अगर कभी कोई हमसे पूछता है तो हम ये बताते नहीं उसको कि बाहरी परत किस आयन की चिपकी है, क्योंकि बाहरी परत जो है वो टिकाऊ नहीं है, स्टेबल नहीं है, उस बाहरी परत की गणना की भी नहीं जाती है। और इस प्रकार से कोलाइडी कण एक आवेश प्राप्त कर लेता है। और हम लोगों ने जो इस बात लिख रखी है कि कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश का कारण, तो यही कारण है। कारण क्या है मैं भी एक लाइन पे बोल देता हूं, क्योंकि कोलाइडी कण विद्युत अपघट्य या विलायक में उपस्थित अधिक सांद्रता वाले आयन को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, चिपका लेता है, अधिशोषित कर लेता है। अतः कोलाइडी कणों पर एक विशेष प्रकार का क्या जाता है, आवेश आ जाता है। कोलाइडी कणों पर आवेश के रहने का यही प्रमुख कारण है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, देखो इसको मिटाते हैं और साथ में बताते जाते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी पदार्थ का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो उस पदार्थ के कणों को आप कोलाइडी कणों के अंतर्गत इतना छोटा कर दोगे कि उस पदार्थ कण कोलाइडी कण के रेंज में आ जाए। कितने नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। फिर जो आपको वो कोलाइडी कण मिलेंगे उसको एक उचित विलायक में घोलोगे ताकि कोलाइडल सॉल्यूशन बन सके। अब विलायक क्या होता है, विलायक होता है एक प्रकार का विद्युत अपघट्य जिसके कुछ कणों पर धनावेश होता है और कुछ कणों पर क्या होता है, ऋणावेश। अब जैसे ही कोलाइडी कण को आपने विलायक पे डाला, अब विलायक कोलाइडी कण उस विलायक के आयन को ढूंढेगा जिसकी सांद्रता विलयन में कैसी है, अधिक। जैसे धन आयन की अगर सांद्रता अधिक हुई तो कोलाइडी कण अपनी सतह पर धन आयन को चिपका लेगा या धन आयनों को चिपका लेगा और इस प्रकार से कोलाइडी कण धनावेशित हो जाएगा। यदि विलयन में ऋणायन की सांद्रता अधिक है तो फिर कोलाइडी कण क्या करेगा, अपनी सतह पर ऋणावेशित आयनों को चिपका लेगा और इस प्रकार से कोलाइडी कण पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात वहां और भी है, ऐसा मान लेते हैं कि विलयन में कोलाइडी विलयन में से धनावेशित आयनों की संख्या ज्यादा थी या धनावेशित आयनों की सांद्रता ज्यादा थी, तो कोलाइडी कण फिर अपने चारों ओर कौन से आयनों की परत चिपकाएगा, धनावेशित की। और धनावेशित आयनों की परत चिपकाने के बाद जब आप खुद सोचो पूरे धनावेशित आयनों की परत हो गई, तो ये क्योंकि परत धनावेशित आयनों की है तो विलयन में उपस्थित कम सांद्रता वाला ऋणायन भी अब इसकी परत पर क्या होने लगेगा, चिपकने लगेगा। हालांकि वो जो ऋणायन की परत होती है, दूसरी वाली परत होती है, सेकेंडरी लेयर होती है, वो स्टेबल नहीं होती, इसलिए हम ज्यादातर गणनाओं को करते समय उस सेकेंडरी लेयर का वर्णन नहीं करते हैं। लेकिन आज क्योंकि हमको परत के ही विषय में बताना है, आवेश के ही विषय में बताना है, आज उस परत के भी विषय में बताया जाएगा। तो हम बेटा सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश का क्या कारण होता है। क्या लिखते हैं, देखो सबसे पहला काम करना है, आवेश का कारण अगर बताना है तो सबसे पहले तो बात ये बताएंगे कि कोई भी आपको पदार्थ का अगर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो उस पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े कर दें और इतने छोटे कर दें कि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। तो सबसे पहली बात बताते हैं, सर्वप्रथम पदार्थ के कणों को, पदार्थ के
कणों को कोलाइडी परास, और बेटा कोलाइडी परास कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर परास में विभाजित कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। पहला चीज तो ये हो गया, सबसे पहले आप पदार्थ लाओगे और उसको छोटे छोटे कणों में डिवाइड करोगे, इतने छोटे कणों में डिवाइड करोगे कि पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य आ जाए। फिर क्या करते हैं, इन कणों को एक विद्युत अपघट्य या विलायक के साथ मिलाते हैं। तो सेकंड नंबर पे लिखेंगे प्राप्त कणों को एक विलायक, और बेटा वो विलायक कैसा होता है, एक प्रकार का विद्युत अपघट्य होता है, एक विलायक या विद्युत अपघट्य में मिलाते हैं, एक विलायक या विद्युत अपघट्य में मिलाते हैं। और बेटा जैसे ही विद्युत अपघट्य में मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य में जो आयन की सांद्रता अधिक होती है वो आयन जो है वो कहां पर चिपक जाता है, कोलाइडी कण की सरफेस पर। तो इस बात को भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विलायक में उपस्थित अधिक सांद्रता वाला आयन, उपस्थित अधिक सांद्रता वाला आयन, अधिक सांद्रता वाला आयन कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। आयन कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित, कणों की सतह पर अधिशोषित होकर या हो जाता है, और या फिर ऐसा लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, अधिशोषित होकर एक परत बना लेता है, एक परत बना लेता है, बना लेता है जिसे प्राथमिक या निश्चित परत कहते हैं, प्राथमिक या निश्चित परत कहते हैं। प्राथमिक या निश्चित परत कहते हैं। तो बेटा मैंने इस बात को भी बता दिया, जो आयन अधिक सांद्रता वाला होता है वो सबसे पहले कोलाइडी कणों की सतह पर चिपक जाता है या अधिशोषित हो जाता है, और अधिशोषित होकर उसके चारों एक परत बना लेता है। इस परत को हम बोलते हैं प्राथमिक परत। और क्योंकि प्राथमिक परत टिकाऊ होती है, स्टेबल होती है, लंबे समय तक रहने वाली होती है, इसलिए हम उसको कैसी परत बोलते हैं, निश्चित परत। या तो प्राथमिक परत बोलोगे या निश्चित परत। इस बात का भी ध्यान रखोगे, कोलाइडी कणों की सतह पर उपस्थित कौन सी परत स्टेबल होती है तो आप तुरंत बताओगे प्राथमिक परत, जो सबसे पहले चिपकी है। अब इस प्राथमिक परत के ऊपर क्या होता है, अब जो कम सांद्रता वाले आयन हैं ये इस प्राथमिक परत की सतह पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो लिखते हैं इस बात को, इस प्राथमिक परत पर कम सांद्रता वाले आयन कम सांद्रता वाले आयन अधिशोषित होकर
होकर एक दूसरी परत बनाते हैं, एक दूसरी परत बनाते हैं। यह परत गतिशील होती है, यह परत गतिशील होती है। मतलब जो पहली परत बनने के बाद जो उस विद्युत अपघट्ट के दूसरे आयन की परत बनने वाली है बेटा, ये परत कैसी होती है? गतिशील होती है, गतिशील होती है, अर्थात अपने स्थान से गति करके हट भी सकती है, गतिशील होती है। अतः इस दूसरी परत को विसरित परत, विसरित परत कहते हैं। दूसरी परत को विसरित परत कहते हैं, तो बेटा ये इस बात मैंने दोबारा बताया कि जब प्राथमिक परत एक बार चढ़ जाए तो प्राथमिक परत चढ़ने के बाद उसके ऊपर दूसरे आयन की जो कम सांद्रता में था वो आयन भी अपनी एक लेयर बना लेता है। लेकिन क्योंकि दूसरा आयन जब लेयर बनाता है वो लेयर गतिशील होती है। गतिशील का मतलब वो लेयर रह भी सकती है और वहां से क्या हो सकती है? हट भी सकती है। क्योंकि रह भी सकती है, हट भी सकती है, ऐसी परत को हम क्या बोलते हैं? ये निश्चित परत नहीं है। क्योंकि ये परत हट सकती है, इस परत का नाम दिया जाता है विसरित परत। तो इस प्रकार से मैंने विसरित परत बना लिया। अब मैं क्या देखता हूं, विसरित परत तो हट सकती है, लेकिन जो प्राथमिक लेयर थी वो तो लगातार कोलाइडी कणों की सतह पर चिपकी रहेगी। क्योंकि कोलाइडी कणों की सतह पर प्राथमिक परत हमेशा चिपकी रहेगी, अतः कोलाइडी कणों पर किसी न किसी प्रकार का आवेश रहेगा। तो लास्ट में ये बात लिखते हैं, क्योंकि प्राथमिक परत निश्चित है अतः कोलाइडी कणों पर प्राथमिक परत का आवेश सुरक्षित बना रहेगा। तो इस बात को लिखेंगे लास्ट नंबर, क्योंकि प्राथमिक परत स्थिर परत होती है या निश्चित परत होती है, स्थिर होती है, अतः कोलाइडी कणों पर इस परत का आवेश सदैव बना रहता है। अब कहता है सर जी दूसरी परत का आवेश, क्योंकि बेटा दूसरी परत खुद टिकाऊ नहीं है, स्टेबल नहीं है, उसके आवेश की बात भी नहीं बताएंगे। यहां बना रहता है। तो बेटा ये अगर हमसे देखेगा कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश का कारण, तो भैया इतने 4 लाइनों पर हम उस कारण को बता करके आएंगे। इन चारों लाइनों को ध्यान रखना, मैंने पहले से ही बता रखा है कि आवेश का वितरण कोलाइडी कणों पर कैसे होता है। अब कभी कभी ऐसा भी डिमांड कर लेता है, कहता है एक रिएक्शन लिख के हमको ये दिखाइएगा कि आवेश का वितरण कोलाइडी कणों पर कैसे होता है। उसको देखते हैं आवेश का वितरण कोलाइडी कणों पर कैसे होता है, इस बात को भी ध्यान देंगे। देखो एक मैंने एग्जाम्पल बता रखा है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझने वाली बात है। हमारे पास बेटा एक कंपाउंड था AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और इसको मैंने मिलाया है किसके साथ? जल के साथ। बेटा अगर जल के साथ मिलाओगे, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। और बेटा कोई व्यक्ति इसको ऐसे लिखना जानता है कि हम HOH मिलाना लिख सकते हैं जल को, वो और भी बेस्ट है। तरीका ध्यान देने वाला है बेटा। H अभिक्रिया किससे करेगा? Cl से। यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दें, अभिक्रिया और भी अच्छी हो जाएगी। बेटा अभिक्रिया करने का तरीका क्या है? 3H ने 3Cl से अभिक्रिया कर लिया, सबसे पहले बनाकर तैयार किया 3HCl। बेटा अभी मैं चेक करने वाला हूं कि मेरे पास कौन सा पदार्थ बच रहा है। तो बेटा Al और कितने OH बच रहे हैं? 3। इसको क्या लिख सकते हो? AlOH का होल थ्राइस। अब ऐसा मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जब मैंने इन दोनों पदार्थ से ये कोलाइडी कण बनाया, फेरिक हाइड्रोक्साइड नामक कोलाइडी कण बनाया, तो
तो मैंने इनमें से AlCl3 की अमाउंट कैसी ले रखी थी, अधिक। तो मैं यहां लिखे भी देता हूं, AlCl3 के जल अपघटन द्वारा AlOH का होल थ्राइस कोलाइडी पार्टिकल बनाने के लिए मैंने AlCl3 को कैसी मात्रा में ले रखा था, अधिक, और मैंने जल को कैसी मात्रा में ले रखा था, कम। तभी आप क्या समझते हैं, इनमें से अगर मैं आपसे पूछूंगा कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में, आप कहोगे AlCl3। चलो देखते हैं इस बात को। जो AlOH का होल थ्राइस बना है, AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस सबसे पहले ये करेगा क्या, बचे हुए AlCl3 से अभिक्रिया करेगा। आप कहोगे सर ये कहां से लिख दिया, अभी देखो इस बात को। अगर बेटा AlCl3 अधिक मात्रा में लिया होगा, ये कम मात्रा में लिया होगा, ध्यान देने वाली बात है, जो पदार्थ अधिक मात्रा में लिया होगा अभिक्रिया के बाद वही पदार्थ तो बचा होगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, किसी व्यक्ति के दिमाग में ऐसी बात ना आ जाए कि सर जी अपने मन से जबरदस्ती लिखे पड़े हैं, AlOH का होल थ्राइस तो लिख दिया, हमको समझ में आ गया, लेकिन दोबारा AlCl3 क्यों लिख दिया। अच्छा ये बताओ, अभिक्रिया में अगर दो पदार्थ लिए जाएं और हम इस बात को भी जानते हैं कि दोनों पदार्थ बराबर मात्रा में खर्च होते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दें, हमारे पास A और B नाम के पदार्थ की अभिक्रिया होनी है, और हम जानते हैं जितने समय में 1 लीटर A खर्च होता है उतने समय में 1 लीटर B भी खर्च हो जाता है। 1 लीटर जितने समय में A खत्म हुआ तो 1 लीटर B भी खत्म हुआ। मैंने क्या किया, 4 लीटर A ले लिया, 1 लीटर B ले लिया। अभी क्या लगता है आपको, कौन सा पदार्थ बचने वाला है, कौन सा पदार्थ समाप्त होने वाला है। कहोगे सर जी जो पदार्थ कम लिया था वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो पदार्थ आपने ज्यादा अमाउंट में ले रखा था वो पदार्थ अभी भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो अगर मैंने बताया है इस अभिक्रिया के दौरान कि मैंने AlCl3 को अधिक मात्रा में लिया था, जल को कम मात्रा में लिया था, इसका मतलब जब AlCl3 की जल के साथ अभिक्रिया हुई होगी, जल क्या हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा, और अभी भी अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बचा होगा, AlCl3। तो AlCl3 की अधिक मात्रा में से कुछ मात्रा में जल से अभिक्रिया करके AlOH के होल थ्राइस नामक कोलाइडी कण का निर्माण किया। तो कोलाइडी कण का निर्माण किया वो यहां लिख दिया, और अभी भी AlCl3 बचा होगा ना, उसको यहां लिख दिया। अब हमको देखना है दोनों में कौन सा आयन जो है वो समान है। इनमें से दोनों में से अगर देखा जाए Al आयन समान है, नहीं। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले AlOH का होल थ्राइस तो बना ही रहेगा, बेटा ध्यान से देखना इस बात को। और इस पर अगर देखा जाए, इनको आयंस में तोड़ा जाए तो Al पर ट्रिपल प्लस चार्ज होगा और Cl पर सिंगल माइनस चार्ज होगा, क्योंकि दोनों में आयन समान है। अतः Al प्लस चार्ज वाला पार्टिकल ही, Al प्लस चार्ज 3 वाला पार्टिकल ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की ठोस पार्टिकल की सतह पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ध्यान देना है, कौन सा आयन चिपकेगा, समान आयन, वो वाला आयन इस पर चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो ये इसका मतलब है AlOH का होल थ्राइस एक पार्टिकल रहा, और इसके चारों ओर Al प्लस चार्ज 3 ने अपनी एक क्या बना ली, परत। ये कौन सी परत बनाएगा, प्राथमिक परत, जिसको निश्चित परत भी कहते हैं। हालांकि इसके बाद एक और परत बनेगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज से अगर भर गया तो पॉजिटिव चार्ज से परत भरने के बाद उसके ऊपर कौन सी परत आएगी, दूसरी, और वो दूसरी परत किसकी होगी, Cl माइनस चार्ज की। तो मैं लास्ट में लिखे देता हूं 3Cl माइनस चार्ज। तो बेटा ये परत कैसी है, निश्चित परत है, और बेटा ये परत कैसी है, विसरित, फैल जाने वाली, हट जाने वाली विसरित परत। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा उस समय कि कोलाइडी विलयन को बनाते समय जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा, सांद्रता में अधिक होगा, उसी पदार्थ के पार्टिकल की सतह बनने वाली है या सरफेस बनने वाली है। अभी एक काम और करेंगे कि एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसका। देखो बेटा ध्यान देने वाली बात है, इसको देख लो, इसको समझ लिया, समझ लो, सब कुछ कर लिया। फिलहाल सरफेस वाले में से मेरे पास एक पदार्थ और है AH2O3। इसको क्या करते हैं, कहते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड या आर्सेनियस ऑक्साइड। और गलत क्योंकि सूत्र लिख गया है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, सूत्र होता है AH2O3। आर्सेनियस ऑक्साइड या आर्सेनिक ऑक्साइड की अभिक्रिया होनी है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड से। और बेटा जब मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करवाई, देखो इस बार, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया क्या होता है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अर्थात आर्सेनिक अभिक्रिया कर लेता है सल्फर से, और हाइड्रोजन अभिक्रिया कर लेता है जल से। तो हाइड्रोजन अगर जल से अभिक्रिया करेगा, सबसे पहले क्या बनाकर तैयार करेगा, H2O। और बेटा इसके अलावा क्या बनेगा,
इसके अलावा बनकर तैयार होगा AH2S3। अब ये बनकर तैयार होने वाला है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि इस बार मैंने AH2O3 जो था ये कम मात्रा में लिया था, तो ये मात्रा में कैसा था, कम, और ये मात्रा में कैसा था, अधिक। सबसे पहली बात ये बताने वाली है, अगर ये मात्रा अधिक होगी तो ये पदार्थ अभिक्रिया के बाद फिर भी बच जाएगा, ये पदार्थ तो खत्म हो जाएगा लेकिन ये पदार्थ बच जाएगा। अच्छा देखते हैं, सबसे पहले जो उत्पाद बना उसको तो मैंने लिख दिया AH2S3 प्लस। अब बेटा क्योंकि ये अधिक मात्रा में डाला पदार्थ, ये बच जाएगा ना, तो हमने इस पदार्थ को लिख दिया, क्या बचा, H2S। अभिक्रिया कैसी हुई, अच्छा देखो दोनों में कौन सा आयन सेम है, जैसे दोनों में आयन देखो कभी सारी सल्फर आयन दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब है AH2S3 तो हो गया कोलाइडी कण का कोलाइडी कण या कोलाइडल पार्टिकल हो गया। इसकी सतह पर सबसे कौन पहले चिपकेगा, सल्फर। हम पूछेंगे सल्फर क्यों चिपका, कभी सर जी सल्फर यहां भी है, सल्फर यहां है, तो सल्फर की सांद्रता कैसी है, अधिक। और आपने इस बात को पहले से बता रखा है कि जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है सरफेस सबसे पहले वही बनाता है, तो ये सल्फर जो है इसकी सरफेस पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और क्योंकि सभी व्यक्तियों को पता हो नहीं पता भैया अभी पता कर लो, सल्फर पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये कौन सी परत हो गई, निश्चित परत। और इसके बाद जो हाइड्रोजन बचेगा इसका, ये बनाएगा सेकेंडरी लेयर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो 2H है तो 2H लिख सकते हैं, उससे भी मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, ऊपर वाले पर पूछेंगे बताओ AlOH का होल थ्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये कैसा आवेशित कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो बेटा प्राथमिक परत को देखना है, धन आवेशित कोलाइडल पार्टिकल। अभी ध्यान देने वाली बात है, कोई हमसे पूछता AH2S3 आर्सेनिक सल्फाइड नाम का जो कोलाइडी सॉल्यूशन है ये किस प्रकार का आवेशित कोलाइडल सॉल्यूशन, तो पहली वाली परत को देखो, प्राथमिक लेयर को देखो, प्राथमिक लेयर पर कैसा चार्ज लगा हुआ है, माइनस चार्ज लगा है। और प्राथमिक लेयर पर लगा हुआ माइनस चार्ज इस बात को शो कर देता है कि ये ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। एक एग्जांपल और देखेंगे जो अपने कोर्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है, एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, एग्जाम्पल नंबर 3 पर बात करेंगे। बेटा मेरे पास एक पदार्थ है जिसका नाम है Ag, थोड़ा सा ऊपर से लिख लेते हैं, AgNO3। और AgNO3 में से इस बार मैंने मिला रखा है Ki। अब बेटा दो चीजें हैं, एक बार मैंने अपने हिसाब से धनावेशित कोलाइडी विलयन बना लिया, एक बार ऋणावेशित कोलाइडी विलयन बना लिया। अब आप इसमें से बता सकते हो कौन से आयन की सांद्रता ज्यादा रखें, AgNO3 की सांद्रता को ज्यादा रखें कि Ki के इस सांद्रता को ज्यादा रखें, किसकी सांद्रता को अधिक रख लें। चलो तुम लोग नहीं बताओ, हम बता लेते हैं। पहले तो ये पता करो कि दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी क्या बनेगा, क्योंकि Ag पर प्लस चार्ज होता है, NO3 पर माइनस चार्ज, यहाँ K पर प्लस चार्ज, I पर माइनस चार्ज, तो इसका प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज से रिएक्शन करेगा और बना लेगा AgI। ये है कोलाइडी कण। और इसके बाद बचा क्या, KNO3, ये है वेस्टेज, इससे मेरे मतलब ही नहीं है, वो बेकार पदार्थ है, अशुद्धि है, जो है उसको मैं ध्यान देने वाला नहीं। अब ये कोलाइडी कण बचा AgI। अब बेटा अब आप लोगों का नंबर है यार, ये इसमें से किसकी मात्रा अधिक करवा रहे थे तुम लोग, Ki की। चलो हम मान लेते हैं Ki की मात्रा कैसी है, अधिक, और AgO3 की मात्रा कैसी है, कम। अब इस बात से मत परेशान हो जाना कि किताब में इस बात को नहीं लिखा कि किसकी मात्रा अधिक है किसकी मात्रा कम है। जिसकी मात्रा अधिक लोगे कोलाइडी विलयन पर आवेश की वैल्यू इसी हिसाब से चेंज हो जाती है। तो मैंने आपके आधार पर ले रखी है कि Ki की वैल्यू अधिक है। अच्छा ये बताओ अगर Ki अधिक होगा, सोच समझ के बताना भैया तुम लोगों को, अगर Ki अधिक हो जाए मात्रा में तो अभिक्रिया के दौरान, अभी इसको छोड़ते हैं, इस अभिक्रिया के दौरान कम वाला पदार्थ तो समाप्त हो गया होगा, बचा कौन होगा विलयन में, Ki। तो अब हम बचे हुए AgI की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, Ki से। पूछेगा Ki से क्यों करवाया, मैं बताऊंगा बेटा Ki अधिक मात्रा में पड़ा था, तो जो पदार्थ कम मात्रा में पड़ा था वो तो खत्म हो गया होगा, लेकिन जो पदार्थ अधिक मात्रा में पड़ा अभी भी बचा होगा, तो अभी भी बचा होगा, क्योंकि इसलिए अभिक्रिया Ki से करवाया। अगर तो आप कह देते AgNO3 से
अधिक मात्रा में लिया गया था, मैं अभी AgNO3 का विक्रिया करवा देते हैं उसको भी, लेकिन पहले के आएगी। अच्छा बेटा क्या बोलते हैं, दोनों में कौन सा आयन सेम है, I, तो क्या होगा, सबसे पहले AgI की लेयर बनेगी, और AgI की लेयर काहे की बनेगी, आयोडीन -4 की, क्योंकि दोनों में I आयन ही तो समान है। अच्छा ये बताओ, पहली लेयर तो आयोडीन -4 की बन गई, दूसरी लेयर किसकी बनने वाली है, K+ की, क्योंकि ये परत तो विसरित परत है, समाप्त हो जाने वाली परत है, टिकाऊ भी नहीं है, लेकिन प्राथमिक परत तो टिकाऊ है। हम आपसे पूछेंगे बताओ इस अवस्था में AgI का कुलाइडी विलयन कैसा आवेशित है, धनावेशित या ऋणावेशित। आप सबसे पहले प्राथमिक परत को चेक करोगे, ऋणावेशित है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसी का कुलाइडी विलयन बनाना होता, इसको चेक करते हैं। लेकिन अब यार मैं क्या बताऊं, वैसे तो ये अभिक्रिया लिख गई है, लेकिन आप लोगों के लिए एक अलग से थोड़ा सा, ऐसा मान लेते हैं AgNO3 ज्यादा बनता, तो हम AgI को लाते, और क्योंकि अगर AgNO3 ज्यादा मात्रा में मिलाते और KI को कम मात्रा में रखते तो KI समाप्त हो जाता, बचता कौन, AgNO3, तो बचता AgNO3, Ag पे प्लस चार्ज, NO3 पर कैसा चार्ज, माइनस। अब अच्छा दोनों में देखते हैं समान आयन कौन सा है, Ag, इसका मतलब है सबसे पहले लिखते AgI और ब्रैकेट के बाहर लगाते Ag+, ये प्राथमिक परत हो जाती है, सेकेंडरी लेयर पर कौन चलता, नाइट्रेट आयन। और इस बार Ag कैसा कुलाइडी, AgI का कौन सा कुलाइडी विलयन बनता, धनावेशित या ऋणावेशित, तो आप कहते सर जी इस बार तो धनावेशित कुलाइडी विलयन बना है। तो बेटा ये कुलाइडी विलयन को बनाने और उस पर उपस्थित आवेश को दिखाने के तरीके हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने कुछ लिख रखे हैं ऋणावेशित कुलाइडी विलयन और कुछ लिख रखे हैं धनावेशित कुलाइडी विलयन, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऋणावेशित और धनावेशित कुलाइडी विलयन की पहचान करने के लिए पूछ लेता है। आप इनको पढ़ के सुना देते हैं हम इनको, आप इसको समझ लें। कहता है जितने भी धात्विक सॉल होते हैं, धात्विक सॉल का मतलब समझते हैं धातुओं के कुलाइडी विलयन, जैसे स्वर्ण धातु का कुलाइडी विलयन, सिल्वर धातु का कुलाइडी विलयन, प्लेटिनम का कुलाइडी विलयन, ये सारे के सारे कुलाइडी विलयन कैसे होते हैं, ऋणावेशित। कहता है धातु सल्फाइडों के साल, धातु सल्फाइडों के जो सॉल होते हैं ये भी कैसे आवेशित होते हैं, ऋणावेशित। ये सारे जितने कोलाइडल सॉल्यूशन लिखे हैं वो ऋणावेशित लिखे हुए हैं। धातु सल्फाइडों में से तो एक शायद मेरे ख्याल से मैंने देखा भी था, हाँ देखो कुलाइडी कण कौन सा बना था, AH2S3, और ये कैसा आवेशित चलता, ऋणावेशित, हाँ ये ठीक है। AH2S3, Sb2S3 और CDS जो जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि सल्फाइड हैं सारे के सारे ऋणावेशित हैं। कहता है अम्लीय रंजक जैसे कांगो रेड, ये एक प्रकार का अम्लीय कलर है, रंजक का मतलब कलर, ये भी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। स्टार्च ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, स्टार्च जानते हो कहां पाया जाता है, आलू में। मिट्टी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। सैलिसिलिक अम्ल, सिलिसिलिक अम्ल या इसको सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं, उससे परेशान नहीं होना है, सिलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलिक एसिड, ये भी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। धुआं और रक्त, ये दोनों ही कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो यार ये वाले तो अच्छे थे कि धुआं और रक्त दोनों का हम जान गए। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है धनावेशित कोलाइडी विलयन कौन कौन से हैं, तो जल योजित धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, FeOH का होल थ्राइज, AlOH का होल थ्राइज और CrOH का होल थ्राइज, ये सारे के सारे धनावेशित कोलाइडी विलयन है। हीमोग्लोबिन, रक्त में एक पदार्थ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, धनावेशित कोलाइडी विलयन है। टाइटेनियम ऑक्साइड का जो सॉल होता है ये भी धनावेशित है, तो आप इनको याद कर लोगे। जब भी आपसे धनावेशित पूछेगा तो आप इनमें से धनावेशित के एक दो एग्जाम्पल जानते हो और आप इनमें से ऋणावेशित के भी एक दो एग्जाम्पल जानते हो। एक काम करते हैं, इनको नेक्स्ट नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट है हम लोगों के लिए पढ़ना है विद्युत द्विक परत या द्विपरत सिद्धांत, जिसको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी में तकरीबन जितना भी अभी आज आपने पढ़ा वही चीज लगभग रिपीट होने वाला है, कुछ ना कुछ। अच्छा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी में सबसे पहले अगर कोई बात आती है तो देखो मैं कैसे इसको बताता हूँ डबल लेयर में। अच्छा, ये भी डबल लेयर का मतलब ये नहीं सीधे दूसरी परत की बात बताओ, पहली परत की भी बात बताओ, दूसरी परत की भी बात बताओ। अच्छा ये बताओ सबसे पहले, जब भी आपने देखो एक प्रकार का ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाकर तैयार किया था, ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्योंकि प्रथम परत पर धन आवेश है इसलिए ये धनावेशित कोलाइडी विलयन है। मैंने पहले से बोल रखा है जो द्वितीय परत होती है उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, सब बच्चे देखेंगे द्वितीय परत को भी, लेकिन इसको लास्ट में क्या कर देना, इग्नोर कर देना है और प्रथम परत के आधार पर कोलाइडी विलयन पर या कोलाइडी कणों पर आवेश की बात बतानी है हमें। अब सबसे पहली बात आती है, आपने Al CO3 को जल से विक्रिया करवाई,
AlCl3 की अमाउंट अधिक रखी, इसका अर्थ यह है कि AlCl3 अभिक्रिया के लास्ट में बच जाएगा। और क्योंकि H2O की मात्रा कम रखी, हम इस बात से देखकर समझेंगे कि H2O अभिक्रिया के दौरान ही समाप्त हो जाएगा। तो जब दोनों की अभिक्रिया हुई, पहला AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण बनकर तैयार हुए और साथ में बनकर तैयार हुआ HCl। ये मेरे लिए कोई खास पदार्थ नहीं है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया है अन्य पदार्थ। अब जो कोलाइडी कण है उनको लाना है किसके संपर्क में? अधिक मात्रा में बचे हुए पदार्थ। भाई अधिक मात्रा में लिया था तो बचा था पदार्थ, उस बचे हुए पदार्थ के कांटेक्ट में लाना है। अगर बचे हुए पदार्थ के कांटेक्ट में लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस बात को प्ले करता है कि हम इस बात को पहचान लें कि कौन सा आयन सरफेस पर चिपकेगा। ध्यान से देखो, AlOH के होल थ्राइस AlCl3 के कांटेक्ट में आया है, ये कोलाइडी कण है, इसके आयन परत बनाएंगे। अब देखना है दोनों में से कौन सा आयन सेम है, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम आयन सेम है, प्रथम परत कौन बनाएगा? एल्यूमिनियम आयन। तो मैं इसको देखकर क्या समझता हूं, द्विक परत थ्योरी में से पहली बात मेरे दिमाग में आती है कि किसी कोलाइडी कण पर पहली परत उस आयन की बनती है जो आयन कोलाइडी कणों पर उपस्थित आयन से समानता रखता है, क्योंकि कोलाइडी कण पर भी एल्यूमिनियम आयन था और बेटा विद्युत अपघट्ट में भी एल्यूमिनियम आयन था, इसलिए एल्यूमिनियम आयन ने कोलाइडी कणों पर पहली परत बना के तैयार की है। अब तो मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे पहले इस घटना को देखते हुए कि क्या बोल सकते हैं कि कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों पर पहली परत समान आयनों की होती है, या पहली परत समान आयनों द्वारा बनाई जाती है। समान, अच्छा कोई पूछेगा समान आयनों क्यों बोल दिया, तो भैया देखो ये भी Al आयन है, ये भी Al आयन है, दोनों समान है, पहला परत देखो Al आयन का ही बना हुआ है। तो मैं बताऊंगा पहली परत समान आयनों द्वारा बनाई जाती है, ये तो बात पहले मैं समझ गया। अच्छा ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? मैं ऐसे मान लेता हूं AlOH का होल थ्राइस का ये पार्टिकल है, ये AlOH का होल थ्राइस है, दिख रहा है AlOH का होल थ्राइस, लिखा नहीं लेकिन इसको समझो। इसके चारों ओर पहली परत किसकी बनेगी? Al प्लस चार्ज 3 की। तो मैंने माना इसके चारों ओर जो था वो पहली लेयर जो बनी वो Al प्लस 3 की बनी, अर्थात प्लस चार्ज इसके चारों ओर फैल गया और ये पहली परत बना ली। स्वाभाविक है कि अब इसके बाद जो परत बनेगी वो प्लस चार्ज की तो नहीं बन सकती है, तो इसके बाद जो बाहर इसके अब परत बनकर तैयार होगी वो परत किसकी बनेगी? Cl माइनस चार्ज की परत बनेगी। हालांकि परत पूरे पर बनेगी, मैंने बनाया थोड़े एरिया पर है। तो अब हम बताएंगे क्योंकि प्लस चार्ज विसरित हो गया कोलाइडी कण के चारों ओर, दूसरी लेयर कैसे चार्ज की बनेगी? माइनस चार्ज आयन की सेकंड लेयर बनकर तैयार होगी। अच्छा क्यों बनकर तैयार होगी उसका रीजन भी बताएंगे आप, क्योंकि पहली लेयर जो है वो प्लस चार्ज की बन गई है। अगर दूसरी लेयर कोई व्यक्ति हमसे कहेगा सर ये दूसरी लेयर प्लस की बनेगी, बेटा आप खुद समझते हो क्या दूसरी लेयर पर प्लस की बन सकती है? असंभव है। क्यों असंभव? क्योंकि दोनों में आयन कैसा है? समान। तो भैया सेकंड जो लेयर बनकर तैयार होती है वो माइनस चार्ज की ही लेयर बनकर तैयार होती है। तो बेटा ये सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे इस प्रथम परत के चारों ओर विपरीत चारों ओर विपरीत आवेशित आयनों की दूसरी परत बनती है। विपरीत आवेशित आयनों की दूसरी परत बनती है, दूसरी परत बनती है।
अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि हम लोग दो चीजें भी भूल गए हैं, भूल नहीं गए, मतलब मैंने उसको लिखा नहीं। पहली बात तो ये कि प्रथम परत स्थायी होती है, जबकि द्वितीय परत कैसी होती है, अस्थायी होती है। तो हम यहां लिखेंगे प्रथम परत स्थायी होती है, स्टेबल होती है, टिकाऊ होती है। और बेटा ये भी तो लिख लें, इस प्राथमिक परत को या पहली वाली परत को क्या कहते हैं, कहते हैं इसको निश्चित परत। निश्चित परत। प्राथमिक परत, प्राथमिक परत, या बेटा इसको और भी बोल सकते हैं स्थायी परत। इतने नामों से बेटा इसको जानते हैं। अगर किताब में या आपके कोई टीचर दूसरे हैं जो अलग अलग हिसाब से उसको बताते हैं नाम से, तो आप उससे घबराइए नहीं, सेम चीज है, इसलिए मैंने सारे नाम बता दिए हैं। अच्छा, दूसरी लेयर को क्या बताओगे? दूसरी परत अस्थायी होती है। दूसरी जो परत होती है वो अस्थायी होती है। और बेटा इस परत को विसरित परत, दूसरी परत को हम विसरित परत के नाम से जानते हैं। परत, द्वितीयक परत, परत या अस्थायी परत, अस्थायी परत के नाम से जानते हैं बेटा इसको। तो ये भी ध्यान रखना कि प्राथमिक परत को किन किन नामों से जाना जाता है और द्वितीयक परत को किन किन नामों से जाना जाता है। बेटा एक इंपॉर्टेंट नंबर यहां सोचने वाली बात है। देखो, पहली लेयर पॉजिटिव चार्ज की बनी है, दूसरी लेयर निगेटिव चार्ज की बनी है। अगर दो लेयर बनी है, पहली पॉजिटिव चार्ज की, दूसरी निगेटिव चार्ज की, तो इन दोनों चार्ज लेयर्स के बीच में कोई ना कोई विभवांतर उत्पन्न होगा। भैया आपने पढ़ा है कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, मैं थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ, पूरा आर्टिकल नहीं बताएंगे क्योंकि चैप्टर ये वाला चल रहा, तो दूसरे आर्टिकल पे ज्यादा घुसना ठीक नहीं। क्या बताया था कि अगर किसी भी धात्विक रॉड को किसी उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबा दिया जाता है, तो जलीय विलयन में डुबाने से होता क्या था, या तो धातु पर धन चार्ज आ जाता था, प्लस आवेश आ जाता था, तो विलयन पर कैसा आवेश आ जाता था, माइनस आवेश आ जाता था। और इस समय पे धातु और विलयन के मध्य एक क्या उत्पन्न हो जाता था, विभवांतर उत्पन्न हो जाता था। तो मैं इससे क्या अंदाजा लगाता हूं कि अगर कोलाइडी कणों पर भी पहली जो लेयर है वो प्लस चार्ज की है, दूसरी लेयर माइनस चार्ज की है, तो इन लेयर्स के बीच में भी एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और उस विभवांतर को नाम देंगे जीटा विभव। ध्यान रखना इसको, जब भी कोई पूछेगा कि ये जीटा विभव क्या है, तो बताओ कि कोलाइडी कणों पर प्राथमिक और द्वितीयक लेयर के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है हम उसे क्या कहते हैं, जीटा विभव कहते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, और उस बात को ध्यान रखना है तो भैया लिखना स्टार्ट करते हैं इसको। नहीं, जीटा विभव किसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोलाइडी कणों की प्रथम और द्वितीय परतों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। कोई पूछेगा ये विभवांतर क्यों उत्पन्न हो गया, बताओगे दोनों परतों पर अलग अलग आवेश है, क्योंकि सेम चार्ज होता तो कोई प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि दोनों प्लेटों का चार्ज डिफरेंट है एक दूसरे से, इसलिए एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है के मध्य उत्पन्न विभवांतर। क्या लिखा है, कोलाइडी कणों की प्रथम और द्वितीय परतों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को विद्युत गतिक विभव, विद्युत गतिक विभव या जीटा विभव,
जीटा विभव के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप इसको तैयार रखोगे। एक और चीज ध्यान देना है, कोई पूरे व्यक्ति पूछ लेता है जीटा विभव का फॉर्मूला क्या होता है या जीटा विभव कैसे निकाल सकते हैं, तो जीटा विभव का फॉर्मूला 4 पाई एन यू अपॉन डी, ये जीटा विभव का फॉर्मूला होता है। कोई पूछता है कि इनमें लिखे हुए सिंबल्स का क्या अर्थ है, तो बेटा इसमें लिखे हुए सिंबल का अर्थ देखो मैं यहां लिखे देता हूं। सबसे पहले जेड पूछता क्या है, तो जेड कौन सा विभव है, जीटा विभव, जिसको वैद्युत गतिक विभव भी कहते हैं। हमसे पूछता बेटा 4 को तो जानते हो स्थिरांक है, पाई को भी जानते हो। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है, ईटा यू, 4 पाई ईटा यू बाई डी, ईटा ये है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। कोई पूछता है यू क्या है, कोलाइडी कणों का वेग, कोलाइडी कणों का वेग। कोई पूछता डी क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। तो बेटा अगर कोई पूछा तो इस बात को ध्यान रखना भैया, सब कुछ भूल जाना, ये जीटा विभव मत भूलना। जीटा विभव किन किन परतों के मध्य बनता है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित प्राथमिक और द्वितीयक परत के मध्य में ये विभव उत्पन्न होता है और इसे जीटा विभव कहते हैं। तो बेटा विद्युत द्विपरक सिद्धांत जो है वो इतनी लाइनों से मिलकर बना, तो इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि जो जितनी भी लाइनें थी ये सब ली गई लाइनें जो थी वो पिछले जस्ट आर्टिकल से पूछी गई लाइनें थी, जो हमने पिछले आर्टिकल पे पढ़ा उसी पर दूसरे आर्टिकल को भी भैया पढ़ लिया। अभी काम करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल पर हम लोग मिलेंगे तो इस बात को पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयन के स्थायित्व का क्या कारण है और फिर कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कौन सी घटना होती है। तो एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे।